हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट बुक जो हमारी चल रही है उसका 6 चैप्टर हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हमने 2 फोर्सेस को स्टडी कर लिया, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। ठीक है, इसके अंदर हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से इसमें चेंजेस आते हैं, इन फोर्सेस की वजह से उसमें कितने क्या क्या चेंज आते हैं वो हमने सब स्टडी कर लिए। अब हमको क्या स्टडी करना है वो देखिए। एंडोजेनिक का मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू स्टडी करवाया था। फ्लो चार्ट मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पे और हमने उसको कम्प्लीटली स्टडी कर लिया था। अब उसी तरीके से एक्सोजेनिक भी मैंने बताया था आपको, रेडिएशन। उसके अंदर हमने वेदरिंग, मास मूवमेंट, जो वेदरिंग था, सेकंड था मास मूवमेंट एंड थर्ड क्या था, इरोजन। कुछ यही था, यही बताया था मैंने एक्सोजेनिक के अंदर, वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन। ठीक है, ये सब चीज़ें आज के वीडियो के अंदर हमको डिस्क्राइबली स्टडी करना है। मतलब यहाँ पर जो ये टर्म्स हैं इन सबको हमको स्टडी करना है। वैसे तो हम वो जो एंडोजेनिक जो था उसके अंदर हमने देख लिया था कि वो किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव था, कंस्ट्रक्शन फोर्स था, वहाँ पे कैसे फोर्स लग रहे थे, कंस्ट्रक्शन मतलब किस किस चीज़ के वहाँ पे फॉर्मेशंस हो रही थी। लेकिन ये जो फोर्स है ये क्या है, कैटास्ट्रोफिक फोर्स। कैसा है ये कैटास्ट्रोफिक, मतलब विनाशकारी जो फोर्स होता है वो है ये। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डेनोडेटिव होता है, बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन आज हम इसको डिस्क्राइबली स्टडी करने वाले हैं। किस किस को करेंगे, वेदरिंग को, मास मूवमेंट को और इरोजन को। ठीक है, तो अब हम सिर्फ इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इन सब चीज़ों को स्टडी करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक जो हमारा एक्सोजेनिक वाला जो है सिर्फ उसको ही स्टडी करना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वेदरिंग से कि वेदरिंग क्या होता है। वैसे तो हम लोग देख चुके हैं कि वेदरिंग क्या चीज़ थी। डेनोटेशन के अंदर हमने वेदरिंग को देखा था कि पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, वहाँ पे नीचे आ रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि यहाँ पे एक टर्म को लेके मतलब चेंज बताया था, वो तो मैंने आपको जियोमॉर्फिक प्रोसेस का। लेकिन वैसे भी जो वेदरिंग क्या हो रहा था, इसके अंदर पार्टिकल्स नीचे आ रहे थे। ये सब चीज़ें एक बेसिक चीज़ थी। आज हम इसको डिस्क्राइबली स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट जो आता है एक्सोजेनिक के अंदर, एक्सोजेनिक स्टडी कर रहे हैं हम। एंडोजेनिक की क्या क्या फोर्सेस थे, उसके अंदर क्या क्या फॉर्मेशंस हुई, वो किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव था, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी कर चुके हैं। अब बारी आती है एक्सोजेनिक की। एक्सोजेनिक के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वेदरिंग। 3 पॉइंट हमको स्टडी करने हैं। कौन कौन से करने हैं, वेदरिंग, मास मूवमेंट और कौन सा करना है, इरोजन और डिपोजिशन। ठीक है, 3 टॉपिक हमको यहाँ पे क्लियर करके चलना है। तो सबसे पहले वेदरिंग देखिए। वेदरिंग क्या होता है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है अपक्षय। ये हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अब क्या है ये, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। केमिकल डिकम्पोजिशन। अब देखिए, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। अब देखिए, कोई भी एक पत्थर लिया, पत्थर पे यदि हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, जैसे एक हथौड़ा ले लिया, उसको यदि हम मारेंगे, बार बार उस पत्थर के ऊपर हम मारेंगे तो कूटेंगे तो क्या हुआ, पत्थर टूट जाएगा। यही चीज़ होती है। यदि हम कोई भी हम हैवी फोर्स लगाने की चीज़, मतलब कुछ भी, एक हमने छोटा पीस लिया पत्थर का और उस पर हथौड़ा यदि हम मारेंगे बार बार तो क्या होगा, पत्थर टूट जाएगा। तो यही चीज़ है वेदरिंग। क्या होता है, पार्टिकल्स अलग हो जाना, मतलब टूट जाना। किसी भी चीज़ से कोई भी हिस्सा किसी भी चीज़ से अलग हो जाए, क्या हो जाता है, वेदरिंग। देखिए, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब कोई भी मैकेनिक्स, कोई भी चीज़ हो वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। क्या हो जाए, वो इंटीग्रेट हो जाए, मतलब वो अलग हो जाए। एंड केमिकल डिकम्पोजिशन, और जो रासायनिक परिवर्तन वहाँ पे हो। जैसे देखिए, कोई भी चूना पत्थर हम मतलब H2O से या फिर पानी, वाटर, वही चीज़ है, वो हम रिएक्शन जब करवाते हैं तो क्या होता है, केमिकल मतलब वहाँ पे क्या होते हैं, कंपोजिशन चेंज हो जाते हैं। क्या होता है वहाँ पे, केमिकल कंपोजिशन जो है उसके अंदर चेंजेज आ जाता है। यही चीज़ होती है। या फिर आप लोहे का एग्जांपल देख लो। जो आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, उसको यदि हम ओपन रखते हैं, खुला यदि रखते हैं तो क्या होता है, जंग लग जाती है। यही प्रोसेस होती है।
तो मतलब ये सब कुछ एक केमिकल डिकम्पोजिशन है और मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है, उसको क्या बोलेंगे हम, वेदरिंग। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन, इट इज़ कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे कि वेदरिंग क्या होता है। अब देखिए आगे जो वेदरिंग है इसके अंदर भी हम 3 टर्म को स्टडी करने वाले हैं। कितनी टर्म्स को स्टडी करेंगे, 3 टर्म्स को। कौन कौन सी, मैकेनिकल आपको पता है, यहाँ पे 2 चीज़ें तो आई गई है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल एंड सेकंड टर्म है आपके पास केमिकल, और थर्ड टर्म है आपके पास बायोलॉजिकल। 3 टर्म्स को हमको स्टडी करना है इसके अंदर, वेदरिंग के अंदर। कौन कौन से, आप एज ए पार्ट ही मान लो इसका वेदरिंग का, कि वेदरिंग किस किस तरीके से होता है। एक तो यांत्रिक तरीके से होगा, ठीक है, यांत्रिक अक्षय हम इसको बोल सकते हैं, एक केमिकल रासायनिक अक्षय हम इसको बोल सकते हैं, या फिर जैविक अक्षय भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, यांत्रिक, रासायनिक और जैविक। हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पता है तो देख लीजिए, यांत्रिक, ओके, रासायनिक, एंड ये कौन सा है, जैविक। मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब इसके अंदर भी जैसे मैकेनिकल जो वेदरिंग है, जो यांत्रिक जो अक्षय है, इसके अंदर भी कुछ टर्म्स आएंगे। जैसे मैकेनिकल किस तरीके से, वेदरिंग किस तरीके से होगा, क्या क्या इसके अंदर पार्ट आएंगे, वो चीज़ हमको इसके अंदर स्टडी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल को। फर्स्ट देखते हैं मैकेनिकल को। वेदरिंग स्टडी कर रहे हैं ना, तो वेदरिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, मैकेनिकल। 3 टर्म्स को हमको स्टडी करना है, कौन कौन से, मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल के अंदर जो फर्स्ट जो टर्म आती है यहाँ पे, वो कौन सी आती है, थर्मल। कौन सी आती है, थर्मल। अब देखिए, अभी मैंने आपको एक पत्थर का एग्जाम्पल दिया, एक स्टोन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो अब स्टोन छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। बड़े बड़े जो स्टोन होंगे क्या क्या बन जाते हैं, रॉक्स बोल देते हैं हम उसको। रॉक्स वही तो होता है, ठीक है, चट्टाने जिनको हम बोलते हैं। अब देखिए थर्मल क्या होता है, मैकेनिकल के अंदर एक टर्म आ रही है, कौन सी, थर्मल। क्या होगा थर्मल में, जो रॉक्स जो होती हैं वहाँ पे क्या होगा, रॉक्स क्या, वैसे आप नॉर्मल अर्थ का भी देख लो, कहीं भी देख लो आप, एक्सोजेनिक देख लो, एंडोजेनिक देख लो, टेम्परेचर या तो कभी भी एक टेम्परेचर नहीं रहता, या तो वो घटता रहता है या वो बढ़ता रहता है, ऐसा ही कुछ होता है। या तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है या फिर टेम्परेचर कम होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ होती है, जो रॉक्स जो होती हैं वहाँ पे क्या होगा, उनमें टेम्परेचर या तो ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। जब ज़्यादा होगा तो वही प्रोसेस आएगी, या तो फैलेगी रॉक, ज़्यादा होगा तो हीट वहाँ पे होगी तो रॉक फैलेगी, यदि कम होगा तो वो सिकुड़ेगी। तो मतलब जब क्या होगा, जब रॉक जब फैलेगी या सिकुड़ेगी तो वहाँ पे क्या बनने लग जाएंगी, क्रैक्स, दरारें वहाँ पे बनने लग जाएंगी। मतलब हम रॉक्स की बात कर रहे हैं, रॉक्स ले लो, फोल्ड ले लो, कुछ भी, माउंटेन, मतलब कुछ भी, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेचर जब कम भी होगा और ज़्यादा भी होगा। यदि टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या होगा, वो सिकुड़ेंगी। और जब वो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वो फैलेंगी, मेल्टिंग होगी वहाँ पे। और यही जब प्रोसेस चलती रहेगी, टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर कम, टेम्परेचर वेरिएशन में जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से क्या होगा, जो रॉक्स है उसके अंदर क्रैक्स बनने लग जाएंगी। क्या बनने लग जाएंगी, दरारें बनेंगी। तो जब देखिए एक कोई भी पत्थर है, ये पत्थर ले लिया, इसके अंदर अभी यहाँ पे दरार बन गई है, ठीक है, या रॉक्स मान लीजिए, यहाँ पे पहले दरार बन गई, फिर उसके बाद वापस से टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो वापस से दरार बनेगी। अब देखिए यदि यहाँ पे कोई भी रिपेयर नहीं हो रहा, कुछ भी चीज़ यदि हम इन क्रैक्स को रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्रैक्स क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। जब वो बढ़ने लग जाएगी तो लास्ट में जाके हमको पता है क्या होगा, ये टूट ही जाएगा, ठीक है, लास्ट में क्या होगा, टूट ही जाएगा। तो वही चीज़ है वेदरिंग, मैंने अभी आपको बताया था कि अलग अलग पार्टिकल हो जाना। एक स्टोन का एग्जांपल दिया था कि हम यदि उसको थोड़े से मारते हैं तो टूट जाता है, और वही चीज़ क्या होती है, वेदरिंग। तो वही बात थर्मल, यदि हम तापीय इसके अकॉर्डिंग देखें, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो टेम्परेचर घटता है और टेम्परेचर बढ़ता है। रॉक्स में टेम्परेचर घटता है या टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगी, क्रैक्स बन जाएंगी, और क्रैक्स बनेंगी, कोई रिपेयर नहीं होगा, ऑब्वियसली कोई रिपेयरिंग नहीं होगी।
तो रिपेयरिंग नहीं होगी तो क्रैक्स बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो लास्ट में टूट जाएंगी। तो वही चीज़ है जो थर्मल है, थर्मल किसका पार्ट है, मैकेनिकल का, और मैकेनिकल किसका पार्ट है, वेदरिंग का। तो यहाँ पे क्या हो रही है, वेदरिंग हो रही है। एक टर्म ही तो देख रहे हैं ना कि वेदरिंग किस किस तरीके से हो रही है, वेदरिंग की पार्ट ही तो देख रहे हैं कि वेदरिंग किस किस तरीके से हो रही है। तो फर्स्ट हमने देख लिया थर्मल। अब सेकेंड बात करते हैं हम वाटर। अब वाटर आप लोगों को पता है कि बहुत पावरफुल है, वाटर का आपको पता है, वाटर तो हर एक चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब वाटर क्या है, एक पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। अब वो देखिए आप लोग कैसे वाटर यहाँ पे 3 टाइप से पावरफुल है। कैसे है, लिक्विड के लिए फॉर्म देखेंगे अभी हम, सॉलिड और कैपिलरी, केशिका जिसे हम बोलते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है केशिका। अब देखिए क्या है ये लिक्विड, सॉलिड और कैपिलरी। वाटर आपको पता है बहुत पावरफुल है। अब देखिए कोई भी ये रॉक है, सपोज ये कोई रॉक है, अब यहाँ पर कंटिन्यूसली से रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। आपको पता है जब पानी एक एक जगह गिरता है, या फिर अब एक जनरल सी चीज़ ले लीजिए, जैसे यदि आप कहीं पे टोटी कंटिन्यू चला रहे हैं या फिर एक बूंद यदि कंटिन्यूसली पानी गिर रहा है तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो जाता है, निशान हो जाता है। कभी भी चेक कर लेना, हम नॉर्मली यदि थोड़ा सा भी एक बूंद भी यदि हम पानी कंटिन्यूसली वहाँ पे गिरता जाता है किसी भी जगह पर, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, निशान बन जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे जब कंटिन्यूसली रेनफॉल होगा, रेनफॉल जब यहाँ पे होगा किसी भी रॉक्स पे, यदि एक साइड या कहीं पर भी कंटिन्यूसली एक जगह रेनफॉल होगा तो क्या होगा, जो रेनफॉल होगा उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे खड्डे बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, होल बन जाएंगे, और उसी की वजह से क्या होगी, वेदरिंग हो जाएगी, मतलब किसी ना किसी रीजन से वो टूटेंगे। साफ सी बात ये है कि रॉक्स फोल्ड मतलब किसी भी चीज़ का क्या होना, टुकड़े हो जाना, किसी भी चीज़ का टुकड़ा हो जाना क्या होता है, वेदरिंग। तो लिक्विड फॉर्म की हमने यही बात की कि यदि रेनफॉल यदि हो रहा है, रेनफॉल यदि हो रहा है तो वहाँ एक एक जगह पे होगा, जब पानी की बूंद यदि एक एक जगह पे गिर रही है तो वो क्या होगा, खड्डे बन जाएंगे, और खड्डे बन जाएंगे तो ऑब्वियसली जब वो अंदर से क्या आने लग जाएंगी, क्रैक्स वहाँ पे बनने लग जाएंगी, और क्या होगा, जो चट्टानें हैं वो टूटने लग जाएंगी। यही चीज़ है लिक्विड। और सेकंड देखिए अब सॉलिड, अब पानी भी क्या सॉलिड फॉर्म में कैसे आ रहा है, आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया कि जो टेम्परेचर है वो घटता रहता है और टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो मतलब जब टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो यही वाली रेनफॉल वाली सिचुएशन आ रही है, होल है इसके अंदर जब वो पानी जा रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी रॉक्स है इसके अंदर होल ऑब्वियसली पहले से ही बने होते हैं। अरे कोई भी पत्थर है वो प्लेन तो नहीं होगा ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं तो छेद होते हैं, उनके मिनरल्स मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे होल तो बने होते हैं। तो जब वो होल बन रहे तो लिक्विड स्टेट के अंदर तो हमने रेनफॉल का ले लिया। अब जब ये रेनफॉल वहाँ पे हो रही है, जब भी कभी भी रेनफॉल होगी तो वो होल के अंदर तो पानी भरेगा ही भरेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा निकल जाएगा, ठीक है। वो जब वो होल्स के अंदर जब वो पानी भर रहा है तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब तो क्या होगा, वो पानी ही बना रहेगा, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या होगा, वो बर्फ़ बन जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो मतलब बार बार फिर वो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, फिर वो टेम्परेचर घटेगा, मतलब ये प्रोसेस तो ऑब्वियसली चलती रहती है कि टेम्परेचर वेरिएशन में चेंजेस तो आते रहते हैं। टेम्परेचर कभी भी एक नहीं रहता है, आपको पता है रात का टेम्परेचर हमारा अलग होता है और दिन का टेम्परेचर हमारा अलग होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो जो टेम्परेचर है वो घटता रहता है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो वो पानी बन जाएगा, और जब टेम्परेचर घटेगा तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगी। वहाँ पे जो एक खड्डे हैं, जो होल हैं, यहाँ पे क्या पानी जम जाएगा। तो जब बार बार ये प्रोसेस होगी तो वहाँ पे क्रैक्स बनने लग जाएंगी, मतलब बार बार उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इफ़ेक्ट करेगा, जो वाटर है वो उसकी स्ट्रक्चर को क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा, तो वो क्या होने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा, ठीक है। जो रॉक्स है वो क्या होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी। तो ये चीज़ हमने सॉलिड के अंदर स्टडी कर ली। अब देखिए कैपिलरी क्या होता है। कैपिलरी होता है, अब जैसे जब ये रेनफॉल कोई भी चीज़, हम एक नॉर्मल से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी पेड़ है, ठीक है, ज़मीन के अंदर हम पानी डालेंगे, रेनफॉल की वजह से वो पानी जा रहा है ज़मीन के अंदर, तो मिट्टी जो है वो पानी अंदर सोख लेती है। मिट्टी यही तो होता है कि जो मिट्टी है वो पानी अंदर सोख लेती है, और हम पेड़ जब लगा रहे हैं तो नीचे से तो पानी पी के क्या होता है, वो बड़ा होने लग जाता है, कुछ ऐसा ही बोलते हैं ना। यही चीज़ होती है कि यदि हम कोई भी पेड़ लगाते हैं, हम उसमें जब पानी डालते हैं तो पानी थोड़ी ना ऊपर निकल के आता है,
अरे वो पानी अंदर की तरफ पेड़ पी जाता है उसको, हम ऐसा ही कुछ बोलते हैं कि जो जड़ है वो उस पानी को पी जाती है और उससे क्या होता है अंदर से और काफ़ी सारे रूट्स स्टेम वगैरह निकल के आ जाती है, यही सब बोलते हैं हम। तो कैपिलरी देखिए एक जनरल से एग्जांपल लिया तो वही चीज़ यहाँ पे है। जैसे ये रॉक है, रेनफॉल की वजह से इसके अंदर क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। होल के अंदर क्या जा रहा है, पानी जा रहा है, वाटर जा रहा है। सॉलिड के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर क्या बन रही है, आइस बन रही है। अब देखिए बार बार इसकी स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है, बार बार इसकी स्ट्रक्चर जब इफेक्ट करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि जो ये रॉक्स है ये एक प्लेन बनी हुई है, ऐसा नहीं होता है ना कभी भी कि कोई भी रॉक्स है उसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स होंगे, आयरन मतलब कैल्शियम वगैरह काफ़ी सारे इसके अंदर क्या होंगे, मिनरल्स होंगे। अब क्या होगा जब ये पानी इसके अंदर आएगा, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद तो ये पानी क्या होगा, पिघल जाएगा, जो बर्फ़ है वो क्या हो जाएगी, पानी हो जाएगी। तो पानी क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जब ये होल के अंदर पहले से पानी भरा है, होल में यदि पानी भरा है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी वो जमने की बजाय क्या होगा, वो पिघलेगी बर्फ़। जब बर्फ़ पिघलेगी तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो वाटर बनेगा तो पानी हल्का सा ऊपर तो आएगा ही ना। अरे आप किसी बोतल के अंदर जब बर्फ़ जमाते हो तो वो पानी जब बनता है तो वो थोड़ा सा ऊपर आता है। तो वही बात है, जब पानी ऊपर आएगा तो सन की वजह से क्या होगा, वो तो वेपर बन के पानी तो उड़ जाएगा, पानी तो क्या होगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। यदि पानी ऊपर आ रहा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के टाइम पे क्या होगा, पानी तो वेपर बन के ऊपर उड़ जाएगा। लेकिन जो पानी है उसके अंदर या रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स हैं वो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अरे पानी अकेला थोड़ी आएगा, पानी के अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स भी निकल के आएंगे। जो रॉक्स के अंदर मिनरल थे, मतलब जो भी मिनरल्स थे क्या आएंगे, वो ऊपर आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिनरल्स आ गए, ठीक है। तो जब ये मिनरल्स आए तो यही प्रोसेस जब बार बार चलती है तो काफ़ी सारे मिनरल्स इकट्ठे हो जाते हैं। काफ़ी सारे मिनरल इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। अरे कोई भी चीज़ है जब एक साइड हैवी और एक साइड हल्की चीज़ है, जब वो पुश करेगी फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वो टूटने लगेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे जब ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होके जब इस पर फोर्स लगाते हैं तो रॉक्स क्या होती है, टूटने लग जाती है। और वही चीज़ क्या होती है, वेदरिंग होती है, ठीक है। मतलब टूटना क्या हो जाता है, वेदरिंग। किसी भी हिस्से से किसी भी हिस्से को अलग करना या अलग होना क्या हो जाता है, वेदरिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है वाइंड। क्या है, वाइंड। और वाइंड तो देखिए सिंपल सा है, हवा, यदि कोई भी रॉक है, रॉक पे यदि हवा कंटिन्यूसली क्या हो रही है, अट्रैक्ट इसको कर रही है या इसको धक्का लगा रही है, फोर्स लगा रही है, वाइंड। जो वाइंड है, जो हवा है, जब इसको फोर्स लगा रही है बार बार तो क्या होगी, रॉक्स ऑब्वियसली टूट जाएगी। तो एक जो वाइंड है वो भी क्या है, इसका रीज़न है वेदरिंग का। एंड देन नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेशर रिलीज। प्रेशर रिलीज इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है दाब ह्रास। दाब ह्रास। देखिए जो प्लास्टोसीन जो एज थी, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था, जो प्लास्टोसीन जो एज थी हमारी, उसके अंदर क्या हो रहा था, ग्लेशिएशन हो रहा था, मतलब हिमानीकरण वहाँ पे हो रहा था। जो ग्लेशिएशन हो रहा था उसकी वजह से मतलब नॉर्थ में जो लेक्स वगैरह बनी थी, प्रेशर वहाँ पे लगा था, प्रेशर की वजह से क्या बना था, लेक्स बनी थी। कुछ ऐसा ही हमने पहले स्टडी किया था। जो प्रेशर रिलीज इट मीन्स क्या है, जब ग्लेशिएशन बन रहे थे ना वहाँ पे प्लास्टोसीन एज में, तो वही बात यहाँ पे है, जब किसी भी चीज़ पे क्या होगा, प्रेशर लगेगा। वही आप रॉक्स की बात ले लो, यदि यहाँ पे प्रेशर लगाया जाए, यदि हम यहाँ पे दाब लगाएं, बार बार प्रेशर लगाएं, किसी भी चीज़ को धक्का मारे तो क्या होगा, वो टूटने लग जाएगा। तो वही चीज़ क्या थी, वेदरिंग थी, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखने की है। तो मैकेनिकल के अंदर यही सब चीज़ें, मैकेनिकल कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है केमिकल। नेक्स्ट जो है केमिकल, मतलब जो एक्सोजेनिक जो है फोर्स, उसकी वजह से केमिकल चेंजेस जो आते हैं वो क्या क्या है। जो वेदरिंग जो होता है, वेदरिंग की वजह से केमिकल चेंजेस क्या क्या हैं। मैकेनिकल तो हमने स्टडी कर लिए, और केमिकली जो चेंजेस आते हैं वो क्या हैं, रासायनिक जो परिवर्तन आते हैं। केमिकल के अंदर सबसे पहले मेन रीज़न ही क्या है, वाटर है। अभी भी मैंने आपको वाटर ही बताया था, और यहाँ पर भी क्या है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर।
सॉल्यूशन ऑफ वाटर। अब वाटर क्या है पता है आपको, जब रेनफॉल के टाइम पे क्या होगा, रेनफॉल के टाइम पे जब होल्स के अंदर पानी भर जाएगा तो वो प्रोसेस चलती रहेगी। अभी मैंने आपको बताया कि वही प्रोसेस है, ये केमिकली भी क्या है, वही प्रोसेस है कि ये जो मिनरल्स है ये बाहर आ जाएंगे और बाहर आएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर। एंड देन नेक्स्ट आपको देखना है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का हिंदी ट्रांसलेशन जानते हो आप लोग, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण क्या है आपको पता है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ये तो सिंपल सी बात है कि क्या होती है, ऑक्सीजन होती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो रॉक्स है उसके अंदर क्या होंगे, आयरन भी होगा, ठीक है। सारे वहाँ पे गैसेज होंगे, सारे वहाँ पे मिनरल्स होंगे। जो हमारी रॉक्स है, रॉक्स देख लो या फोल्ड कुछ भी आप देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे हमने एक रॉक्स को एग्जाम्पल लिया है। रॉक जो होगा वहाँ पे क्या होगा, आयरन भी होगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। यदि हम रिएक्शन करवाएं किससे, आप लोगों को पता है, यदि हम यहाँ पे आयरन को एक ले लें तो आयरन यहाँ पे आपको पता है कि क्या क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब यहाँ पे यदि मैं देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल आएगा, जैसे आप अपनी मुट्ठी को बंद करोगे तो एक अंगुली जब खोल लोगे तो उसके बाद वो अपने आप प्रेशर की वजह से क्या हो जाएंगी, सारी अंगुलियाँ खुल जाएंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जब पानी की वजह से, जब रेनफॉल की वजह से जब पानी बाहर आएगा तो बाहर आने के साथ साथ उसके मिनरल्स भी आएंगे। अब वो मिनरल्स उसमें आएंगे तो एक मिनरल्स ले लो, या तो आप हाइड्रोजन का ले लो, ऑक्सीजन का ले लो, ठीक है। कोई भी यदि हमने एक मिनरल्स को हटा दिया, जैसे एक अंगुली को मैंने खोल दिया, तो ऑब्वियसली वो सारी टूटने लग जाएंगी, मतलब खुलने लग जाएंगी, वही चीज़ है। तो यदि मैं एक मिनरल को ले लूँ तो ऑब्वियसली सारे जो मिनरल हैं जो सॉलिडिफाई हुए हैं वो क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और वही चीज़ हमको देखना है कि वेदरिंग क्या होगा, अलग अलग होना। तो यदि हम एक मिनरल को ले लें, एक मिनरल को मैंने यहाँ से तोड़ लिया तो ये सारे भी क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, जैसे हमने ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक है, तो ऑक्सीजन को लिया तो यहाँ पे ये अलग हो गए। फिर दूसरा ऑक्सीजन आएगा उसकी कमी पूरी करने के लिए, फिर उसको हम ले लेंगे। फिर दूसरा ऑक्सीजन आएगा, फिर उसको हम ले लेंगे। तो मतलब इस तरीके से ये प्रोसेस जब चलती रहेगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली लास्ट में जाके क्या होगा, रॉक्स टूट जाएगी। तो वही चीज़ हम देख रहे हैं, यही क्या है, वेदरिंग है। मतलब केमिकल चेंज, यदि हम रासायनिक, जैसे हम किसी भी केमिकल एलिमेंट को हम कुछ भी ले रहे हैं, केमिकल्स को यदि हम मिनरल्स को ले रहे हैं वहाँ पे, तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो रॉक्स हैं वो टूटती चली जाएंगी। तो इसी तरीके से और भी है, यदि हम कार्बन को लें, ठीक है, कार्बोनेशन वाली यदि हम प्रोसेस देखें, कार्बोनेशन। अब आपको पता है कोई भी रॉक जो चूना पत्थर वाली है, ठीक है, CaSCO3 या फिर आप CaCO3, मतलब जो बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना जो होते हैं, जैसे यदि कोई भी रॉक जो किसकी है, ये चूना पत्थर वाली है, तो यदि आप उसके अंदर भी रिएक्शन करोगे, कोई भी एक एलिमेंट निकाल लो, यदि एक एलिमेंट निकालोगे तो सारे जो एलिमेंट वहाँ पे होंगे वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। जब अट्रैक्शन करेगा तो ऑब्वियसली वो टूट जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमको स्टडी करनी है यहाँ पे कि वेदरिंग क्या है, एक चीज़ को यदि हम ले रहे हैं तो सारी चीज़ें टूट जाना। यदि हम एक पत्थर के ऊपर हथौड़ा मार रहे हैं तो एक एलिमेंट यदि टूट रहा है तो सारे एलिमेंट वो टूट जाएंगे, क्योंकि सॉलिडिफाई है। जब एक एलिमेंट टूटेगा तो सारे एलिमेंट वहाँ पे उसकी वजह से टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये कार्बोनेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, जो केमिकल था उसको हमने कंप्लीट कर लिया, फिर कुछ 2 पॉइंट और रह रहे हैं इसके अंदर, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।